Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello to all of you. Good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening to all of you. Everyone, please confirm बेटा am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बेटा आप सभी लोग? कैसे हैं बेटा सभी लोग? एक बार बता देंगे चैट बॉक्स में. वेरी गुड. सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. आप सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और यहाँ पर बेटा हम लोग बातचीत कर रहे हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. हम लोग बातचीत कर रहे थे सर्वेइंग की. तो सर्वेइंग के हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. एक बार क्विकली उनको देखेंगे. और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द लेवलिंग. तो अगर मैं पहले आपसे थोड़ी देर बात करूं लेवलिंग के बारे में, तो सर्वेइंग में जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं या अभी आप और भी जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं बेटा, किसी भी एग्जाम में हो, या तो आप बात कर लें गेट एग्जाम की, ईएससी एग्जाम की, स्टेट एई और जेई एग्जाम की, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आपको लेवलिंग से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि यहां से सवाल आते ही आते हैं. फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन. तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग लेवलिंग में पढ़ने वाले इन डिटेल, तो जिसका डिस्कशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर वाइज अगर बात करें तो ये इस कोर्स का 5th चैप्टर है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड द मेथड्स टू फाइंड आउट द आरएल. अब यहां पर ये आरएल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द आरएल, ये हमारे टर्मिनोलॉजी का ही पार्ट है जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. और इसके आगे आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, लेवलिंग और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. प्लेन लेवलिंग के कंसेप्ट को समझेंगे. वी विल डिस्कस दिस टर्म. रिड्यूस लेवल क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. तो दिस विल बी द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास. और मेथड्स के बारे में भी बातचीत करेंगे. चलिए, तो अब तक जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं इस कोर्स में, उसकी बात कर लेते हैं. तो चैप्टर नंबर 1 था बेटा हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग. दिस वॉज द चैप्टर नंबर 1. चैप्टर 2 की अगर बात करें, दैट वाज द लीनियर मेजरमेंट. जहां पर आपने बात करी थी चैन और टेप सर्वेइंग की. चैन और टेप सर्वेइंग का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था. चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो दैट वाज द कंपास सर्वेइंग. चैप्टर नंबर 4 जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया, दैट वाज द ट्रैवर्स सर्वेइंग. ट्रैवर्स में हम लोगों ने क्लोजिंग एरर, एरर ऑफ क्लोजर तक की बातचीत कर ली थी. तो दैट वाज द ट्रैवर्स सर्वेइंग. चैप्टर 5 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट इज द लेवलिंग.
अभी जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं बेटा, लेवलिंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, हैव यू अटेंडेड ऑल द प्रीवियस क्लासेस? क्या सभी लोगों ने इन चारों चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट कर रखा है? एवरीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट जहां पर हम लोगों ने बात करी थी चैन और टेप सर्वेइंग की, कंपास सर्वेइंग एंड ट्रैवर्स सर्वेइंग। So have you followed all the classes related to these previous 4 chapters? सभी ने क्लासेस अटेंड कर रखी बेटा? या तो लाइव क्लास या रिकॉर्डेड फॉर्म में, कैसे भी करके सभी लोगों ने सभी टॉपिक की क्लासेस अटेंड कर रखी है? सर मेरी पहली क्लास है क्योंकि मेरा माइनर एग्जाम चल रहा था। अच्छा, आज इस कोर्स की पहली क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं? शुभम, इज दिस द फर्स्ट क्लास फॉर दिस कोर्स या आपकी इस कोर्स की पहली क्लास है? ओके, तो ये 4 चैप्टर बेटा यहां पर डिस्कस हो चुके हैं, इसीलिए मैंने एक बार समराइज कर दिया ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि क्या क्या टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ताकि आप उनकी क्लासेस को अटेंड कर लें। तो दीज आर द 4 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस कोर्स। तो आप सभी क्लासेस को बेटा कंप्लीट कर लीजिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है? तो सभी क्लासेस ऐप पर आपके पास अवेलेबल है जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, और अभी आप यहां से नए चैप्टर से अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन क्लासेस को मिस नहीं करना, ये क्लासेस भी आपको अटेंड करनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार जरा समराइज करते हैं। यहां पर तो बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इन जनरल सर्वेइंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा था, लाइक प्रिंसिपल क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब बेसिक डिस्कशन किया था फंडामेंटल में। लीनियर मेजरमेंट में जो मेजरमेंट किया था हम लोगों ने, दैट वाज मेनली रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने मेजर किया था, ठीक है बेटा? डाउट आप डाउट इंजन के थ्रू पूछ सकते हैं, आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और जो आपके पास डाउट इंजन का फीचर है उससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं देवराज। बाकी किस तरीके से हम लोग कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं उसका प्लानर आप देख सकते हैं कि कब क्या क्लास होगी, इस क्लास के बाद कौन सी क्लास होगी, उसके लिए प्लानर है। कोई डाउट अगर आपका है लाइव क्लास में, आप कमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर द क्लास यू कैन यूज द डाउट इंजन फीचर फॉर आस्किंग योर डाउट्स। तो मेन जो डिस्कशन था वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से रिलेटेड था। चैन और टेप सर्वे की हेल्प से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना सीखा था। कंपास सर्वेइंग में अगर बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव था बियरिंग को मेजर करना। और जब हम लोगों ने बियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, जब हम लोगों ने बियरिंग को डिफाइन किया, तो पता चला कि भाई बियरिंग भी एक क्या है, एक तरीके का हॉरिजॉन्टल एंगल ही है। कंपास सर्वे की हेल्प से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करें, और मैग्नेटिक बियरिंग का मेजरमेंट जो था वो किस तरीके का एंगल था, हॉरिजॉन्टल एंगल था या वर्टिकल एंगल था। तो आपको पता चला कि सर जो बियरिंग का मेजरमेंट है वो भी एक हॉरिजॉन्टल एंगल ही है। तो इन जनरल इन शॉर्ट आई कैन से कि कंपास सर्वेइंग में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर किया, यस और नो? ट्रैवर्स सर्वे में आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल एंगल
तो ट्रैवर्स सर्वेइंग में जो आपने मेजरमेंट किए वो हॉरिजेंटल एंगल और हॉरिजेंटल डिस्टेंस से रिलेटेड थे। तो अगर आपको याद हो तो आपने बोला था कि सर इन द ट्रैवर्स सर्वे हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी हेल्प से हम हॉरिजेंटल एंगल को मेजर कर पाएं, और एक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड था हमें लीनियर मेजरमेंट के लिए जिसकी हेल्प से आपने सभी लाइन की लेंथ को मेजर किया था। तो कैसे डिफाइन किया था आपने ट्रैवर्स? ट्रैवर्स वाज द सीरीज ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस। जब लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड थी तो उसको आपने बोला था ट्रैवर्स। So in the case of traverse, one measurement was related to the horizontal angle measurement, and another angle measurement was related to the horizontal distance. अब जो बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, लेवलिंग का जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम लोग किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किस तरीके के मेजरमेंट की बात करेंगे? वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करेंगे। ये कहानी क्लियर है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको यहां पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है बेटा? तो अगर कोई पूछे कि लेवलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या मेजरिंग लेवलिंग में आप किस तरीके के मेजरमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट इन द केस ऑफ लेवलिंग। क्लियर है सभी को? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एक बार कंफर्म कर देंगे बेटा, यहां तक की बातें क्लियर है? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा कि वर्टिकल एंगल या फिर वर्टिकल डिस्टेंस होता क्या है। फिर से मैं उस बात को रिपीट कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर द टू प्लेन्स, दिस इज योर प्लेन 1 एंड दिस इज योर प्लेन 2। इफ वी आर कंसीडरिंग द, अगर हम लोग कोई दो पॉइंट ले रहे हैं जो कि अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट कैन बी कंसीडर एज द, तो इस डिस्टेंस को बेटा हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। सिमिलरली अगर एक ही पॉइंट में कोई दो प्लेन लाई कर रहे हैं, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में व्हेन द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, व्हेन द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, तो इसके बीच के डिस्टेंस को आपने बोला था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये डेफिनेशन सभी को याद होगी बिल्कुल। अगर आप इस प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करें तो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, तो इसको आप बोल सकते हो वर्टिकल डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल ये अपनी अर्थ सरफेस है, एंड लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का बेटा जो टॉप पॉइंट है, मान लो इस बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है टी, तो अगर आप अर्थ सरफेस से टी पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये जो मेजरमेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा या वर्टिकल डिस्टेंस होगा? तो लेट्स से दिस इज द मेजरमेंट ओटी, ये जो ओटी मेजरमेंट आप कर रहे हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा या वर्टिकल डिस्टेंस होगा? बोलिए बेटा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा या वर्टिकल डिस्टेंस होगा?
बताओ बेटा चैट बॉक्स में, ये जो अर्थ सरफेस और ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट टी है, अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गई ओटी। तो ओटी विल बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस होगा, क्यों ओटी वर्टिकल डिस्टेंस क्यों होगा? Why you are saying OT is going to be the vertical distance? बिल्कुल सही है बेटा, ओटी विल बी द वर्टिकल डिस्टेंस। बिकॉज क्या रीजन है इसका, समझिए। पॉइंट ओ अर्थ सरफेस पे लाई कर रहा है, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ प्लेन, एंड पॉइंट टी इज लाइंग ऑन द अनदर प्लेन। तो यहां पर पॉइंट ओ और पॉइंट टी सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं। बोथ पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन, both point O and T are lying on the different planes। तो इनके बीच की जो लीनियर मेजरमेंट होगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसको आप वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्विकली इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा, क्विकली नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बातचीत करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। बिकॉज पॉइंट ओ एंड टी आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन। नोट कर लिया बेटा सभी ने? सभी ने डिस्कशन नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं जरा। यस, तो किसी भी पॉइंट की सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सर हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, और उस रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपने दो तरीके के मेजरमेंट की बात की थी। तो किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को आप डिफाइन कर सकते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ द लीनियर मेजरमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट ऐसे मेजरमेंट जो कि रिलेटेड थे, रिलेटेड टू द डिस्टेंस, और एंगुलर मेजरमेंट जो थे दैट वाज रिलेटेड टू द एंगल्स। दो तरीके के हमारे पास लीनियर मेजरमेंट थे। एक आपने बोला था हॉरिजेंटल डिस्टेंस, एक आपने बोला था वर्टिकल डिस्टेंस। सिमिलरली दो तरीके के हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट थे। एक था हॉरिजेंटल एंगल और दूसरा था वर्टिकल एंगल। तो टोटल ये चार मेजरमेंट्स है जिनकी हेल्प से मैं किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूं। विद द हेल्प ऑफ फोर मेजरमेंट्स वी कैन डिफाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स। चलिए, तो अब एक बात समझिए बेटा। दो टर्म आपने जीवन में सुने होंगे बहुत अच्छे से, पहले इनकी बात कर लेते हैं। एक होता है टर्म हाइट और एक टर्म होता है डेप्थ। क्या इन दोनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइट और डेप्थ को? ये दोनों ही टर्म आपने सुन रखे हैं, फ्रिक्वेंटली इनको हम लोग यूज करते हैं, हाइट और डेप्थ।
इनका क्या गेम है, क्या मतलब है इनका? What is the basic difference between the height and depth? कोई बताएगा हाइट और डेप्थ इन दो टर्म में क्या डिफरेंस है? हाइट इज अबव द डेटम एंड डेप्थ इज बिलो। बिल्कुल सही बात है। हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस से भी अगर मेजर करोगे वो भी तो अर्थ सरफेस ही होगा ना, ग्राउंड ही होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों ही वर्टिकल डिस्टेंस हैं? क्या ये दोनों वर्टिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात कर रहे हो आप? क्या हाइट और डेप्थ दोनों ही वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट हैं? बिल्कुल। हाइट भी हमारा वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट है और डेप्थ भी हमारा वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट है। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस है इन दोनों में रेफरेंस का। तो अभी मुझे नहीं पता है बहुत ज्यादा कि रेफरेंस क्या होता, कैसे होता। अभी आगे के डिस्कशन में हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी बातचीत करेंगे कि रेफरेंस का क्या है, कैसे रेफरेंस आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑल दीज पॉइंट्स वी विल कवर इन डिटेल। ठीक है, तो रेफरेंस की बातचीत करेंगे। बट अभी समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ये ले ली अर्थ सरफेस, यहां पर भी मैंने ले लिया अर्थ सरफेस, यहां पर भी मैंने कंसीडर कर लिया अर्थ सरफेस। अब लेट्स से मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ए, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए, और ये डिस्टेंस अब मेजर कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। और सिमिलरली एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया है ए, एंड ये डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर कर ली ओ टू ए। बेटा केस वन में जब आप ओ ए डिस्टेंस की बात करोगे ना, केस वन में जब आप ओ ए डिस्टेंस की बात करोगे तो आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो ओ ए आपने मेजरमेंट किया है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये आप बोल सकते हो दिस इज द हाइट ऑफ पॉइंट ए, दिस इज द हाइट ऑफ पॉइंट ए। सिमिलरली अगर यहां पर बात करें तो आप बोलोगे सर ओ ए जो है दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है, ये भी वर्टिकल डिस्टेंस है, और इसी को आप बोल सकते हो इट इज द डेप्थ ऑफ, इट इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए की डेप्थ है, यही तो बोलने वाले हो ना आप। हाइट एंड डेप्थ बोथ आर द वर्टिकल डिस्टेंस, बोथ आर द वर्टिकल डिस्टेंस। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इस पूरी कहानी के बाद यहां पर क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सर हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट अबव द रेफरेंस। यहां पर हम लोग रेफरेंस किसे ले रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग द रेफरेंस एज द अर्थ सरफेस, वी आर कंसीडरिंग द रेफरेंस एज द अर्थ सरफेस। सर ऐसे वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट जो हम अबव द रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं, अबव द रेफरेंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, उनको हम लोग बोलते हैं हाइट। सिमिलरली यहां पर हमारा रेफरेंस क्या है? यहां पर हमारा रेफरेंस क्या है? अगेन द रेफरेंस इज अर्थ सरफेस,
but this measurement we are performing, this measurement we are performing below the reference, this measurement we are performing below the reference। तो इसके लिए आपने टर्म यूज कर लिया डेप्थ। चलो ये क्लियर है। मान लो ये जो ओए डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, और यहां पर भी ये जो ओए डिस्टेंस है लेट्स से वो भी 2 मीटर है। आपने मुझसे पूछा, लेट अस कंसीडर, आपने मुझसे पूछा कि सर कोई एक पॉइंट ए है, क्या उसको डिफाइन करने के लिए आपने वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर किया है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल किया है। पॉइंट ए की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, पॉइंट ए की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट किया है। तो आपने पूछा सर कितनी डिस्टेंस है, पॉइंट ए की पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस है? मैंने आपको बोला 2 मीटर। क्या इस इंफॉर्मेशन से आपको एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा पॉइंट ए की पोजीशन का? मैंने आपसे बोला पॉइंट ए इज 2 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, पॉइंट ए इज 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप पॉइंट ए की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा पाएंगे? भैया ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, मैं अबव द रेफरेंस बात कर रहा हूं या बिलो द रेफरेंस बात कर रहा हूं। यहां पर पॉइंट ए की पोजीशन ये है, यहां पर पॉइंट ए की पोजीशन अलग है। तो अगर आप केवल मुझे डिस्टेंस बताएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए उसको समझना डिफिकल्ट होगा कि आप वो डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ हाइट बता रहे हैं या फिर आप वो डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई। आप हाइट की बात कर रहे हैं या डेप्थ की बात कर रहे हैं, या तो मैं मेंशन कर लेता कि पॉइंट ए की जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो आप समझ जाते मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। मैं ये बोल देता पॉइंट ए की जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, तो आप केस 2 पे पहुंच जाते। लेकिन अगर मैंने केवल 2 मीटर डिस्टेंस बोली है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिडिक्ट द टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए। एग्री करते हो इस बात पे? बोलो भाई, इस बात पे एग्री करते हो सभी लोग? तो इसका कोई आसान तरीका निकाल लेते हैं। अगर ऐसा कोई रूल नहीं है, ये अपनी सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए हम लोग ऐसे कन्वेंशन ले लें। अगर मैं हाइट को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दूं और डेप्थ को निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दूं तो भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने मुझसे बोला सर किसी पॉइंट ए की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी, मैंने कहा +2 मीटर। मैंने बोला पॉइंट ए की जो पोजीशन है, पॉइंट ए की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो +2 मीटर है। आप मुझे बताओ मैं आपसे केस 1 की बात कर रहा हूं या केस 2 की बात कर रहा हूं? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं डिस्टेंस जो है वो +2 मीटर है, तो अब आपका ये प्रॉब्लम, अब आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। क्योंकि हाइट के लिए अगर मैं पॉजिटिव टर्म साइन यूज कर लूं और डेप्थ के लिए निगेटिव साइन यूज कर लूं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्लस इंडिकेट करेगा कि ये जो मेजरमेंट आपने किया है वो अबव द डेटम किया है, और माइनस ये इंडिकेट करेगा कि ये जो मेजरमेंट आपने किया है वो बिलो द डेटम किया है। अभी तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई ना? बोलिए भाई। नाउ द प्रॉब्लम, जो कंफ्यूजन था आपको हाइट और डेप्थ का, वो क्लियर हो गया। तो पहले एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे यहां तक का डिस्कशन क्लियर है कि नहीं। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका बेसिक है वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट का, फिर आगे बातचीत करते हैं। तो जस्ट नोट डाउन एंड कंफर्म इन द चैट बॉक्स।
और नोट कर लिया सभी ने बेटा? एक बार कंफर्म करना चैट बॉक्स में। चलिए, तो यहां तक की बातें क्लियर है। फिर अब कुछ टर्मिनोलॉजी की और बातचीत कर लेते हैं। लेट्स हैव सम मोर डिस्कशन। चलो भाई, तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो लेवलिंग का मतलब क्या होता है? टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस। अब आप इन सभी बातों को रिलेट कर पाएंगे। और टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट बाय वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेवलिंग का मतलब क्या है? हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को, किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, किसकी हेल्प से? वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट की हेल्प से। उसके लिए आप क्या टर्म यूज कर रहे हैं? दैट इज द लेवलिंग। दो तरीके की लेवलिंग होती, एक होती प्लेन लेवलिंग और एक होती जियोडेटिक लेवलिंग। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन लेवलिंग एंड जियोडेटिक लेवलिंग? क्योंकि ये टर्म हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने पूरे सर्वेइंग को दो पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो, डिवीजन ऑफ सर्वेइंग में। इन द चैप्टर नंबर 1 दैट वाज द फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो फंडामेंटल वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक था प्लेन सर्वेइंग और दूसरा था जियोडेटिक सर्वेइंग। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन लेवलिंग एंड जियोडेटिक लेवलिंग, ये प्लेन लेवलिंग और जियोडेटिक लेवलिंग में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन लेवलिंग एंड जियोडेटिक लेवलिंग? तो प्लेन लेवलिंग में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को निग्लेक्ट कर देते थे, अगर आपको याद हो। छोटे एरिया के लिए होता, बिल्कुल सही बात है, बट अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो एक्चुअल में बिल्कुल इन द प्लेन सर्वेइंग वी डिड नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। बिल्कुल सही बात है। छोटे एरिया के लिए प्लेन सर्वे करते हैं ऐसा नहीं है, मजबूरी है हमारी। मजबूरी है कि छोटे एरिया के लिए हमें प्लेन सर्वे करना पड़ेगा, या हम कर सकते हैं। बड़े एरिया के लिए हम लोग प्लेन सर्वेइंग के कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशन है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एजम्पशन था कि अर्थ सरफेस इज अ प्लेन सरफेस इन द केस ऑफ प्लेन लेवलिंग। एक्चुअल में जो अर्थ में सरफेस है, हम उसको अपने मेजरमेंट्स में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में कर्वेचर एग्जिस्ट कर रहा है, बट वी आर कंसीडरिंग द अर्थ सरफेस एज अ प्लेन सरफेस। तो इस एजम्पशंस के साथ अगर हम बड़े एरिया में मेजरमेंट करेंगे तो एरर जो होंगी वो बहुत सिग्निफिकेंट होंगी। उन एरर को फिर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उन एरर को फिर आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यही एजम्पशन हम छोटे एरिया के लिए अप्लाई करते हैं, कम डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, कम एंगल्स के मेजरमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो एरर हो रही है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है। तो सिंपली हम उस एरर को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये रीजन था जिसकी वजह से आपने बोला था कि प्लेन सर्वेइंग इज सुटेबल फॉर द स्मॉल एरिया, और अगर आप लार्ज एरिया का सर्वे कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग करेंगे जियोडेटिक लेवलिंग। समझ गए बेटा शुभम? बात आप सही बोल रहे हैं, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। हैव यू गॉट द पॉइंट?
क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? तो प्लेन लेवलिंग जो है, प्लेन सर्वेइंग जो है वो स्मॉल एरिया के लिए ही सुटेबल है। क्यों? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी वही गेम है। अगर हम लोग लेवलिंग में कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर को निग्लेक्ट कर देते हैं, अगर हम लोग अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते तो वो बन जाएगा प्लेन लेवलिंग। और अगर हम लोग अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं अपने मेजरमेंट में, if we are considering the effect of the curvature of earth in the vertical distance measurement, तो वो हमारा टर्म हो जाएगा जियोडेटिक लेवलिंग। क्लियर है भाई? तो हमें प्लेन लेवलिंग के बारे में भी बातचीत करनी है और हमें जियोडेटिक लेवलिंग के बारे में भी बातचीत करनी है। तो फर्स्ट हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लेन लेवलिंग के लिए कर रहे हैं। तो लेवलिंग के लिए अगर मैं बात करूं, प्लेन लेवलिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? भाई चैन सर्वे में आपने जो मेजरमेंट किए थे वो विद द हेल्प ऑफ चैन किए थे, तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन देखा। चैन सर्वे के लिए और क्या क्या एसेसरीज रिक्वायर्ड थी आपने उसकी बात करी। उसी तरीके से जब आपने टेप सर्वे किया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स का डिस्कशन किया हम लोगों ने। कंपास सर्वेइंग में हम लोगों ने प्रिज्मेटिक कंपास की बात की और सर्वेयर कंपास की बात की। तो कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा ना जो हम लोग यहां पर लेवलिंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहां पर अगर मेन इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो दो इंस्ट्रूमेंट हैं। एक है हमारे पास लेवल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है हमारे पास स्टाफ। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर एक इमेज लगा रखी है। सर यहां पर तो मुझे तीन चीजें दिख रही हैं। तो ये है आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा इनसे भी जान पहचान कर लेते हैं। ये है अपना ट्राइपॉड और ये है आपके पास स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ है। लेवल इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात करोगे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। जैसे यहां पर आपको एक पूरी सर्कुलर प्लेट दिख रही है जहां पर ये ग्रेजुएशंस हैं। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए। यहां पर आपको तीन स्क्रू दिखेंगे जिनको बेटा हम लोग बोलते हैं फुट स्क्रू या फिर लेवलिंग स्क्रू। फुट स्क्रू या फिर लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से हम लोग अपने इस लेवल इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। यहां पर आपको एक बबल दिख रहा होगा, ये एक ट्यूब है जिसमें एक बबल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग में काम आता है। बट अगर मेन कंपोनेंट की बात करूं तो मेन कंपोनेंट यहां पर जो आपको देखना है जिसका हमें काम है वो है बेटा ये टेलीस्कोप। सबसे मेन कंपोनेंट जो इस लेवल इंस्ट्रूमेंट का है वो है टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सर टेलीस्कोप में ये है अपना एक आई पीस, या बोल सकते हो सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव पीस। दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव पीस एंड दिस इज गोइंग टू बी द आई पीस। तो ये है मेन हमारा टेलीस्कोप वाला पार्ट। कोई भी टेलीस्कोप अगर होगा तो उसमें एक आई पीस होगा, एक ऑब्जेक्टिव पीस होगा। बिल्कुल सही बात है। किसी भी टेलीस्कोप की आप बात करो, वन आई पीस विल बी देयर, वन ऑब्जेक्टिव पीस विल बी देयर। यहां से आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कहां से देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ आई, विद द हेल्प ऑफ आई साइट वी विल एबल टू लोकेट द ऑब्जेक्ट। इस पूरे लेवल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ट्राइपॉड पे कर देते हैं फिक्स। ट्राइपॉड पे क्यों लगाते हैं? ताकि हम इस लेवल इंस्ट्रूमेंट को सर्वेयर की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए।
जिससे हमारे सर्वेयर के लिए इजी हो जाए इस लेवल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो भी मेजरमेंट हम आगे चल के परफॉर्म करेंगे वो सर्वेयर उन मेजरमेंट्स को इजीली परफॉर्म कर पाए, इसलिए आप ये ट्राइपॉड यूज करते हैं। तो दिस लेवल इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू फिक्स ऑन द ट्राइपॉड। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो लेवलिंग वर्क में रिक्वायर्ड है वो होता है स्टाफ। अगर स्टाफ को बेटा आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके की एक रॉड होती है जिसमें कुछ होते हैं ग्रेजुएशन या आप बोल सकते हो कुछ मार्किंग्स। सम ग्रेजुएशंस और मार्किंग आर देयर। फॉर एग्जांपल ये आपने स्टाफ रखा है एक अर्थ सरफेस में, तो कुछ इस तरीके से आपके ग्रेजुएशन है जो इंक्रीज कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जनरली अगर स्टाफ की बात करें तो बेटा इनका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 5 mm। मतलब स्टाफ की हेल्प से आप मिनिमम कितनी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, स्टाफ की हेल्प से आप मिनिमम कितनी डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस होती है 5 mm। क्लियर है? वो डिस्टेंस होती है 5 mm। तो कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लीस्ट काउंट क्या होता है स्टाफ का, तो दैट इज द 5 mm। तो बस आपको मेन ये दो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, एक तो लेवल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा अपने पास हो गया स्टाफ, जिनका हम लोग यूज करेंगे लेवलिंग पे। कैसे यूज करेंगे अभी सब कुछ बताऊंगा एक एक करके, ठीक है? चलिए आगे बातचीत करते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखो बिना रेफरेंस के तो मेजरमेंट हो ही नहीं सकता है, बिना रेफरेंस के तो कोई भी मेजरमेंट हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। तो अब जरा सबसे पहले ये समझते हैं, अगर आप किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को डिफाइन करना चाह रहे हैं या किसी भी पॉइंट की लेवल को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बेटा दो टर्म है, एक है एब्सोल्यूट लेवल और एक है रिड्यूस्ड लेवल। एक टर्म है एब्सोल्यूट लेवल और एक टर्म है रिड्यूस्ड लेवल। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों टर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट लेवल एंड द रिड्यूस्ड लेवल? चलिए लेट्स सी। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा काम करते हैं, मान लो दिस इज अवर अर्थ, ये अर्थ का हो गया सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम सभी को पता है कि हम सब लोग कहां पर रहते हैं, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, यस और नो? मान लो बेटा यहां पर कोई एक बिल्डिंग ब्लॉक बनी हुई है, इस बिल्डिंग का टॉप है पॉइंट टी, इस बिल्डिंग का जो टॉप वाला पॉइंट है उसको आपने रिप्रेजेंट किया टी, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ अर्थ। इस पॉइंट टी की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अगर आपने किसी वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर किया तो सबसे पहला सवाल आएगा, सर कहां से डिस्टेंस को मेजर करें? ये जो आप वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं उसका रेफरेंस क्या होगा? जस्ट अ मिनट। क्या आप इस टी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विदाउट रेफरेंस? बोलिए। अगर आपको यह नहीं पता है कि इस टी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है, व्हाट इज द पॉइंट और द प्लेन और द लाइन दैट वी आर कंसीडरिंग एज द रेफरेंस, तो क्या आप इस टी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे? बोलिए बेटा, क्या आप इस टी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर पाएंगे? तो आंसर होगा नो, नहीं डिफाइन कर सकते अगर रेफरेंस ही नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोल रहा हूं दिस इज द पॉइंट टी,
डिफाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट टी। तो जो पहला क्वेश्चन आपका होगा कि सर सबसे पहले ये तो बताइए इसका रेफरेंस क्या है। इस पॉइंट टी की वर्टिकल डिस्टेंस यहां से मेजर करनी है, इस पॉइंट टी की वर्टिकल डिस्टेंस यहां से मेजर करनी है, इस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पहले ये तो बताइए। क्योंकि एज द रेफरेंस विल चेंज, मैं देख पा रहा हूं सर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रेफरेंस 1, दिस इज द रेफरेंस 2 एंड दिस इज द रेफरेंस 3। जब रेफरेंस 1 लिया तो मान लो हाइट h1 है, देन हाइट h2 हो गई और देन हाइट h3 हो गई। तो जैसे जैसे हमारा रेफरेंस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा रेफरेंस चेंज हो रहा है, मेजरमेंट की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। एज द रेफरेंस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट विल ऑल्सो चेंज, यस और नो। तो इस तरीके से तो हम किसी पॉइंट की इन्फिनिटी पोजीशंस बता सकते हैं। बोलो। तो सर सबसे पहले तो ये फिक्स करिए कि रेफरेंस क्या है। मैं भी उसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करूं और आप भी उस पॉइंट की एग्जैक्टली उसी पोजीशन को डिफाइन करें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम दोनों ही लोगों का उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए जो रेफरेंस हम लोगों ने कंसीडर किया दैट शुड बी सेम। अगर मैं रेफरेंस 2 से कोई वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा हूं तो वैल्यू मुझे मिल रही h2, आपको भी ये वैल्यू h2 तभी मिलेगी जब आप भी इस t पॉइंट को रेफरेंस 2 से ही डिफाइन करेंगे। यस और नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लेके। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आई है कि सर सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए रेफरेंस पे। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे रेफरेंस से मेजरमेंट कर रहे हैं, मैं किसी दूसरे रेफरेंस से मेजरमेंट कर रहा हूं और हम लोग एक पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ देयर इज नो क्लियरिटी रिलेटेड टू द रेफरेंस तो फिर आप उस पॉइंट की पोजीशन को भी क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बात बेटा सिर्फ इतनी सी है और बात समझ में भी आ रही है। तो चलिए ठीक है, देखिए अगर मैं इस पॉइंट टी को डिफाइन करूं तो लेट्स से आई एम मेजरिंग दिस वर्टिकल डिस्टेंस। अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस OT मैंने मेजर किया है, बिल्कुल हम सेंटर से, अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक की वर्टिकल डिस्टेंस को अगर मेजर कर लें तो रेफरेंस भी हमारा फिक्स है। इस केस में हमने रेफरेंस क्या लिया है, this OT is going to be the vertical distance of the point T from the point O, or you can say from the center of the earth। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस OT के लिए मैं बात करूं तो बेटा हमने रेफरेंस को कंसीडर किया सेंटर ऑफ अर्थ। इस रेफरेंस को हमने कंसीडर किया है सेंटर ऑफ अर्थ से हमने इस पॉइंट T की पोजीशन को मेजर किया है। एक केस और देखिए। तो फॉर एग्जांपल ये वही अर्थ सरफेस है, ये आपकी वही बिल्डिंग है और ये वही आपका टॉप पॉइंट T है। ठीक है। अब मैंने एक रेफरेंस और डिफाइन किया। लेट्स से दिस इज द रेफरेंस आई एम डिफाइनिंग और इसको मैं बोल रहा हूं मीन सी लेवल। तो अब मैं ये जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसको ले लो, S ले लो, ST भी तो वर्टिकल डिस्टेंस ही होगी, ST भी तो वर्टिकल डिस्टेंस ही है। लेकिन अब क्या मैंने रेफरेंस मीन सेंटर ऑफ अर्थ लिया? नहीं। यहां पर जो मैंने रेफरेंस लिया है वो लिया है मीन सी लेवल। क्या होता है मीन सी लेवल, ये अभी आपको बताऊंगा मैं। क्या होता है मीन सी लेवल, कैसे डिफाइन किया गया, कहां से डिफाइन किया गया, तो मीन सी लेवल के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे।
इन जनरल अगर मैं बोलूं तो मैंने यहां पर दो रेफरेंस की बात की है। पॉइंट टी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पर आपके साथ दो रेफरेंस को डिस्कस किया है। पहला रेफरेंस बेटा हमारा जो आप देख पा रहे हैं सेंटर ऑफ अर्थ, और दूसरा रेफरेंस है हमारा मीन सी लेवल। जरा ध्यान से समझना, जब कभी भी किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप रेफरेंस लेते हैं सेंटर ऑफ अर्थ को तो ऐसे डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है एल। एल का मतलब होता है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ दैट पॉइंट। एल का मतलब होता है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ दैट पॉइंट। और जब किसी भी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस आप डिफाइन करते हैं मीन सी लेवल से, तो उसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं आरएल। और आरएल का जो मतलब होता है बेटा वो होता है रिड्यूस्ड लेवल। सारा खेल है जो है वो रेफरेंस का है। द इंटायर गेम इज रिलेटेड टू द रेफरेंस। अगर मैं किसी भी आसान भाषा में मैं समराइज कर देता हूं, अगर मैं किसी भी पॉइंट की वर्टिकल पोजीशन को मेजर कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उस मेजरमेंट को मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट लेवल ऑफ दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने मेजर किया है, किसी पॉइंट को डिफाइन किया है, और उसके लिए मेरा रेफरेंस सेंटर ऑफ अर्थ नहीं है, उसके लिए मेरा रेफरेंस जो है वो मीन सी लेवल है, तो उसके लिए हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं वो होगी रिड्यूस्ड लेवल आरएल। बेटा क्या इस स्लाइड में जितनी भी बातें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो सभी बातें सभी को अच्छे से क्लियर हैं? अगर हां तो चैट बॉक्स में बता दीजिए। अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है कि सर ये एब्सोल्यूट लेवल क्या होता है, सर ये रिड्यूस लेवल क्या होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मीन सी लेवल के बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। तो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क योर डाउट, और नहीं है तो कंफर्म कर दीजिए क्लियर है, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर, so that we can proceed further. Everyone please confirm in the chat box बेटा। सभी को सारी बातें क्लियर है? चलिए, तो वही यहां पर लिखा हुआ था, हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए दो तरीके के मेजरमेंट कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट लेवल और दूसरा होता है रिड्यूस लेवल। एब्सोल्यूट लेवल का मतलब वी आर मेजरिंग द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और रिड्यूस लेवल में जो रेफरेंस होगा वो होगा मीन सी लेवल। तो ये हो गया कंक्लूजन हमारे डिस्कशन का। तो रेफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट लेवल के केस में रेफरेंस है सेंटर ऑफ अर्थ, और रिड्यूस लेवल के केस में जो रेफरेंस है वो है आपका मीन सी लेवल। चलिए सर, थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं मीन सी लेवल के बारे में। तो लेट्स हैव द डिस्कशन फॉर द मीन सी लेवल। अगर आपने कभी भी समुद्री इलाके में विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि समुद्र में कुछ इस तरीके से हलचल होती रहती है। यस और नो? समुद्र में आप देखेंगे हाई टाइड्स भी आते हैं। हाई टाइड्स के टाइम पे जो सी लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग द हाई टाइड, और ड्यूरिंग द लो टाइड आप देखेंगे, ड्यूरिंग द लो टाइड क्या होता है, जो वाटर लेवल है समुद्र का वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मतलब हाई टाइड और लो टाइड की वजह से जो सी लेवल है
उसके लेवल में, उसकी पोजीशन में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। यस और नो? ड्यूरिंग द हाई टाइड दिस लेवल विल इंक्रीज, ड्यूरिंग द लो टाइड दिस लेवल विल डिक्रीज। मानते हो ऐसा कि नहीं? यस और नो? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ना समुद्र के वाटर का एक लेवल बताओ, समुद्र के वाटर का एक लेवल बताओ, तो आप मुझे कौन सा लेवल बताएंगे, हाई वाला या लो वाला? बोलो बेटा, आप मुझे कौन सा लेवल बताएंगे समुद्र के वाटर सरफेस का, हाई वाला या लो वाला? तो ऑब्वियसली आप ये बात बोलेंगे कि सर हाई वाला भी एक्यूरेट नहीं होगा और लो वाला भी एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा लेवल हाई नहीं है और हमेशा लेवल लो भी नहीं है। ऑल द टाइम लेवल इज नॉट हाई एंड सिमिलरली ऑल द टाइम द लेवल इज नॉट लो। अब ऐसी केस में क्या किया जाए? अरे हाई वाला लेवल जो है बेटा शुभम, वो तो ड्यूरिंग द हाई टाइड्स होगा ना। लो वाला जो लेवल आप देख रहे हैं वो ड्यूरिंग, अब हाई के टाइम पे लेवल ये है, लो के टाइम पे लेवल ये है, तो ये इसमें तो फ्लक्चुएशंस है ना। समझ पा रहे हो इस बात को? तो हमने क्या करा, ना हाई लिया ना लो लिया, हम लोगों ने काम किया बेस्ड ऑन दिस हाई एंड लो, इस हाई और लो के बेसिस पे इनका सिंप्लीफिकेशन कर दिया और समुद्र का एक लेवल डिफाइन कर दिया, समुद्र का एक लेवल डिफाइन कर दिया जिसको मैंने बोला मीन सी लेवल, जिसको मैंने बोल दिया मीन सी लेवल। अब आई होप आप सभी को पता है मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। किसका एवरेज लिया? जो आपके पास हाई लेवल था, जो आपके पास लो लेवल था, उन दोनों का कर दिया एवरेज, उन दोनों का ले लिया आपने एवरेज, उसके बेसिस पे आपने एक मीन सी लेवल डिफाइन कर दिया। अब क्लियर हुआ मीन सी लेवल क्या होता है? उसके बेसिस पे आपने एक मीन सी लेवल डिफाइन कर दिया और एक्चुअल में आपको नहीं करना है कुछ, ये सब कुछ कौन करेगा? तो एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं आईएमडी। आईएमडी का मतलब होता है बेटा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या मतलब होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये सारा काम आपके लिए कर दिया गया, ये मीन सी लेवल आपको डिफाइन करके बता दिया गया है, जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने लेवलिंग वर्क के लिए। इस मीन सी लेवल को डिफाइन करने के लिए 19 ईयर्स का डेटा कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज का हाई देख लिया, आज का लो देख लिया और उसके बेसिस पे मीन सी लेवल डिफाइन कर दिया। टू डिफाइन द मीन सी लेवल आईएमडी कंसीडर द 19 ईयर्स डेटा। मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये कितने टाइम के फ्लक्चुएशंस कंसीडर किए गए? तो आईएमडी हैज कंसीडर्ड द 19 ईयर्स फ्लक्चुएशंस। अभी की अगर बात करें तो हम लोग थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री के लिए ये जो मीन सी लेवल डिफाइन कर रहे हैं बॉम्बे हाई या फिर आप इसी को बोल सकते हैं मुंबई हाई से डिफाइन किया गया फॉर द इंटायर कंट्री। पार्टीशन के समय अगर बात करें या पार्टीशन के पहले बात करें तो ये मीन सी लेवल डिफाइन किया जाता था कराची से। फॉर द इंटायर कंट्री द मीन सी लेवल वॉज डिफाइंड फ्रॉम द कराची बिफोर द पार्टीशन। पार्टीशन के बाद क्या हुआ? अभी जो हम लोग मीन सी लेवल डिफाइन कर रहे हैं उसके हम लोग डिफाइन करना है फ्रॉम द मुंबई हाई
क्योंकि आजादी के बाद इसका नाम था बॉम्बे, तो कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा बॉम्बे हाई। क्लियर है? तो अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। अब अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है, और उस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अगर मेरे लिए रेफरेंस भी मीन सी लेवल है और आपका रेफरेंस भी मीन सी लेवल है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सर किसी पॉइंट की पोजीशन है 15 मीटर, फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, या फिर आपने ऐसे बोला कि सर किसी पॉइंट का जो आरएल है, एग्जाम्पल आपने बोला सर किसी भी पॉइंट ए का जो आरएल है वो 15 मीटर है। तो अब मुझे इस बात को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने टर्म यूज किया है आरएल। आप किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल बता रहे हैं, और हम जानते हैं कि रिड्यूस लेवल के लिए जो रेफरेंस लिया जाएगा वो होगा मीन सी लेवल। तो क्या आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं? क्या आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ए की? यस और नो? क्योंकि अब रेफरेंस अगर फिक्स है तो हमारे डिस्कशन में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ द रेफरेंस इज फिक्स्ड देयर विल बी नो कंफ्यूजन। अगर आपने बोला सर किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट लेवल है समथिंग, कोई भी वैल्यू दे दिया आपने, तो भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज वी नो कि इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट लेवल आप जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ करेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने रेफरेंस को फिक्स कर दिया, अब हमारे लिए किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाना और इजी हो गया। यस और नो? आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सभी को सभी बातें क्लियर है बेटा? तो अगर आपसे बोला गया रिड्यूस लेवल, इसका मतलब रेफरेंस क्या है? अगर आपसे टर्म यूज किया गया है रिड्यूस लेवल, इसका मतलब रेफरेंस क्या है? फॉर रिड्यूस लेवल द रेफरेंस इज मीन सी लेवल, फॉर एब्सोल्यूट लेवल द रेफरेंस इज सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? चले बेटा आगे बातचीत करें। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। चले फिर आगे डिस्कशन किया जाए। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला जो डिस्कशन है बेटा, दैट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द, तो अभी मैंने आपको बता दिया रिड्यूस लेवल के बारे में। एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल इज कॉल्ड द रिड्यूस लेवल। किसी भी पॉइंट का एलिवेशन अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करेंगे तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एब्सोल्यूट लेवल, और अगर रेफरेंस मीन सी लेवल होगा तो उसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस लेवल। ठीक है? मीन सी लेवल जो होता है वो 19 ईयर्स के फ्लक्चुएशंस का सिंप्लीफिकेशन होता है, जो कि आप डिफाइन कर रहे हैं मुंबई हाई से फॉर द इंटायर कंट्री। तो जो जो कुछ आपको बता रखा गया सारे पॉइंट यहां पर समराइज कर दिए गए हैं। अगला जो टर्म है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द बेंचमार्क। इसको भी जरा ध्यान से समझते हैं। बेंचमार्क इज एनी स्टेशन और अ पॉइंट जिसका आरएल आपको पता हो। किसी भी लेवलिंग वर्क में बेंचमार्क वो पॉइंट होता है
जिसका रिड्यूस लेवल या फिर जिसकी पोजीशन आपको पता हो। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स की पोजीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई पॉइंट ए है और मैंने बोला ये बेंचमार्क है, मतलब इसका आरएल जो है वो 100 मीटर है। फॉर एग्जांपल कोई एक ए पॉइंट है जिसका आरएल मुझे पता है, उसका आरएल अगर 100 मीटर है। कोई दूसरा पॉइंट मैंने लिया बी, और इस ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो व्हाट विल बी द आरएल ऑफ पॉइंट बी? बताइए पॉइंट बी का आरएल क्या हो जाएगा? अगर आपको पॉइंट ए का आरएल पता है, अगर आपको पॉइंट ए और बी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस पता है, तो क्या आप पॉइंट बी का आरएल बता पाएंगे? बोलिए बेटा। तो क्या आप पॉइंट बी का आरएल डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट बी? व्हाट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट बी? अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं। आरएल ऑफ द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 100 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 101 मीटर। यही तो होगा। इसका आरएल पता था, ये वर्टिकल डिस्टेंस अगर ऐड कर दें तो आरएल ऑफ बी पता चल जाएगा। अगर कोई मेरे पास पॉइंट है फॉर एग्जांपल पॉइंट सी, और अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस मुझे पता है 2 मीटर, सो व्हाट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट सी? तो आरएल ऑफ द पॉइंट सी इज गोइंग टू बी 100 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 98 मीटर। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ। यस और नो? तो यहां पर आपने पॉइंट बी और पॉइंट सी की पोजीशन को डिफाइन किया, और आप तब डिफाइन कर पाए पॉइंट बी और पॉइंट सी की पोजीशन को जब आपको पॉइंट ए की पोजीशन पता थी। तो वही लिखा हुआ है, बेंचमार्क इज एनी स्टेशन और एनी पॉइंट हैविंग द नोन आरएल। लेवलिंग वर्क में ऐसा कोई भी पॉइंट जिसकी पोजीशन आपको पता है, जिसका रिड्यूस लेवल आपको पता है, जिसका एलिवेशन आपको पता है, उस पॉइंट को बेटा हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क। और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स के आरएल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो बेंचमार्क होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट बेंचमार्क और एक होते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क। अब इनमें क्या डिफरेंस है जरा समझना। जैसे अभी अभी आपने बात किया था बेटा कि हम जो आरएल डिफाइन करेंगे वो मीन सी लेवल से डिफाइन करेंगे। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भी आपके जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हैं, लाइक इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, तो इन सभी डिपार्टमेंट ने मिलकर क्या किया, थ्रू आउट द कंट्री। अब घर घर तो हम परमानेंट बेंचमार्क बना नहीं सकते हैं कि हर घर में एक परमानेंट बेंचमार्क है। तो थ्रू आउट द कंट्री कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, कुछ पॉइंट लोकेट किए गए हैं इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से, जिनका आरएल आपको फिक्स करके बता दिया गया है। तो क्या लिखा आपने, एनी बेंचमार्क विच आर डिफाइंड आइदर बाय सर्वे ऑफ इंडिया और अदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द परमानेंट बेंचमार्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं रेलवे स्टेशंस, आप किसी भी रेलवे स्टेशन को विजिट करेंगे तो वहां पर आप जब स्टेशन पे जाएंगे तो देखेंगे कि इस तरीके का एक बोर्ड लगा होगा और वहां पर लिखा होगा कानपुर सेंट्रल। जरूरी नहीं कि हर जगह यही लिखा हो। और इसके नीचे आप देखेंगे तो एक टर्म लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई फॉर एग्जाम्पल 120 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट है जिसकी आरएल आपको कैलकुलेट करके बता दी गई है। अब आप चाहें तो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में
बाकी पॉइंट्स के भी आरएल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट जो कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर में डिफाइन किए गए हैं, जिनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, वो फिक्स पॉइंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट डिफाइन किए किसने? सर्वे ऑफ इंडिया या फिर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेलवे, इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे सभी पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जिनकी पोजीशन हमें पता है एज अ परमानेंट बेंचमार्क। क्लियर है बेटा? सिमिलरली अगर बात, दीज आर डिफाइंड ऑलवेज ऑन द परमानेंट स्ट्रक्चर, मतलब फिक्स पॉइंट है, इनकी पोजीशन पे कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। समझ में आ गया परमानेंट बेंचमार्क का गेम क्या है? सिमिलरली अगला जो टर्म है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द टेम्परेरी बेंचमार्क। अब टेम्परेरी बेंचमार्क में आपने क्या बोला? एनी बेंचमार्क, ऐसा कोई पॉइंट जिसकी आपको पोजीशन पता है लेकिन वो फिक्स नहीं है स्ट्रक्चर, वो पॉइंट फिक्स नहीं है। फॉर टेम्परेरी वर्क, फॉर टेम्परेरी पर्पज आपने उसको यूज कर लिया है एज अ बेंचमार्क फॉर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ अदर्स पॉइंट, बाकी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क। दोज आर नॉट फिक्स इन नेचर, दोज आर नॉट फिक्स इन नेचर। These points are defined only for the temporary survey works. These points are only defined for the temporary survey works. और ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी बेंचमार्क। तो आई होप ये दोनों टर्म भी सभी को क्लियर है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि सर लेवलिंग वर्क में मेजरमेंट क्या करना, हमें कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट करने होंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव और मेजरमेंट अलग अलग है। कोई मुझे बताएगा लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई मुझे बताएगा लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवलिंग? बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर में ही आज हम लोगों ने डिस्कशन यहीं से स्टार्ट किया था। We have started our discussion from this point only कि what was the objective of the labeling। बोलिए बेटा। लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करना था, बिल्कुल सही बात है। यस, या तो हम बोल सकते हैं कि लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव था। अब तो हम लोग बोल सकते हैं ना, अब तो टर्म पता है कि किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता लगाना, किसी भी पॉइंट का एलिवेशन, किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेवलिंग करनी पड़ेगी। तो वो ऑब्जेक्टिव है, टू फाइंड द आरएल। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या लेवलिंग का? टू फाइंड द आरएल, टू फाइंड द आरएल ऑफ एनी गिवन पॉइंट। बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, बोल सकते हैं दिस इज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मेजरमेंट आप क्या करोगे फील्ड में? हम फील्ड में जाके डायरेक्टली आरएल नहीं निकाल पाएंगे, समझो बात को। हम इस आरएल को डिफाइन करना चाहते हैं, हम किसी भी पॉइंट के आरएल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कि फील्ड में जाएंगे और हमें देख के आरएल पता चल जाएगा। उसके लिए हमें करने पड़ते हैं कुछ मेजरमेंट्स। और लेवलिंग वर्क का जो मेजरमेंट होता है उसमें हम लोग मेजर करते हैं बेटा स्टाफ रीडिंग्स।
उस पे हम लोग मेजर करते हैं स्टाफ रीडिंग्स। अब ये स्टाफ रीडिंग का मतलब क्या है? रीडिंग ऑन द स्टाफ, रीडिंग ऑन द स्टाफ। और स्टाफ कैसा दिखता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने काम को इजी करने के लिए हमने इन स्टाफ रीडिंग्स को 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। हमने इन स्टाफ रीडिंग्स को 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। पहला हम लोगों ने बोला बैक साइड, दूसरा हम लोगों ने बोला इंटरमीडिएट साइड, और तीसरा हम लोगों ने बोला फोर साइड। जो हमारे पास स्टाफ रीडिंग्स थी उनको हम लोगों ने 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। एक हो गई बैक साइड स्टाफ रीडिंग, एक हो गई इंटरमीडिएट साइड स्टाफ रीडिंग, और एक हो गई फोर साइड स्टाफ रीडिंग। ये स्टाफ रीडिंग आपको फील्ड में जाके मेजर करना है। अब इन स्टाफ रीडिंग्स की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सर्टन मेथड, कुछ मेथड्स और टेक्निक्स को फॉलो करके, अप्लाई करके, वी कैन फाइंड द आरएल। हम पॉइंट्स के आरएल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ मेथड्स के बारे में भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो फील्ड मेजरमेंट की अगर हम लोग बात करें लेवलिंग के केस में, तो फील्ड मेजरमेंट हम लोग करते हैं, स्टाफ रीडिंग्स को मेजर करते हैं। फिर हम कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उन मेथड्स की हेल्प से फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा, किसी भी पॉइंट के आरएल को फाइंड आउट करना, वो हम कर सकते हैं। ये कहानी क्लियर है? बच्चे को यही नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फील्ड मेजरमेंट्स क्या है। चैन सर्वे में ऐसा नहीं था। चैन सर्वे का ऑब्जेक्टिव था किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना। तो आप फील्ड में चैन लेके गए थे, दोनों पॉइंट के बीच में आपने उस चैन को रखा था, टेप को रखा था, और आपको डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गई थी। कंपास सर्वे के केस में आपको बियरिंग्स मेजर करना था, कंपास की हेल्प से आपने बियरिंग मेजर कर लिया था। लेवलिंग के केस में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को पता लगा पाएं, लेकिन उस रिड्यूस लेवल को पता लगाने के लिए हमें मेजरमेंट जो करने पड़ेंगे वो होंगी स्टाफ रीडिंग्स। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि स्टाफ रीडिंग की हेल्प से कुछ मेथड्स को अप्लाई करके, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे चल के बातचीत करेंगे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? तो सर अब ये डिस्कशन आता है कि सर स्टाफ रीडिंग क्या होता है, ये तो मुझे पता है, बट सर ये बैक साइड क्या है, ये इंटरमीडिएट साइड स्टाफ रीडिंग क्या है, और ये फोर साइड स्टाफ रीडिंग्स क्या हैं, इसके बारे में जरा मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड कैसा भी हो सकता है, कोई एक ग्राउंड की प्रोफाइल है। ये कोई एक ग्राउंड, मैंने रैंडम ग्राउंड की प्रोफाइल ले ली है, और मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, चलो 3 ही पॉइंट लेते हैं, और एक पॉइंट मैंने कोई बता दिया आपको कि सर ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट जो है वो बेंचमार्क है। जब कभी भी बेटा आप लेवलिंग करोगे, बिना बेंचमार्क के लेवलिंग हो ही नहीं सकती है। कहने का मतलब क्या है, इस लेवलिंग वर्क में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसका आरएल, जिसकी पोजीशन आपको पता हो। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसका आरएल या फिर जिसकी पोजीशन हमें पता हो, तो उस केस में फिर हम मेजरमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। मानते हो इस बात को कि नहीं? तो कुछ डेटा था कि भाई बोला गया ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट अगर बेंचमार्क है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसका रिड्यूस लेवल मुझे पता है। 3 पॉइंट दिए गए, टू फाइंड द आरएल ऑफ ए, बी एंड सी। हमें ए, बी और सी का आरएल पता करना है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर आप किसी भी पॉइंट का आरएल पता करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फील्ड में जाके
कुछ स्टाफ रीडिंग्स को मेजर करना पड़ेगा। यस और नो? तो हमने अपना वही इंस्ट्रूमेंट उठाया, एक हमने लिया लेवल इंस्ट्रूमेंट और ये ट्राइपॉड पे लगाया लेवल इंस्ट्रूमेंट, और एक ले लिया स्टाफ। ठीक है, हमारे पास स्टाफ भी है। अलग अलग पॉइंट पे रखकर मैंने इस तरीके से कुछ स्टाफ रीडिंग्स को मेजर किया। तो फॉर एग्जांपल ये स्टाफ रीडिंग मुझे मिल गई H1 एट पॉइंट P। लेवल इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग ले सकते हैं। यस और नो? बिल्कुल। आपको उस पॉइंट पे जाके बस परफेक्ट वर्टिकल पोजीशन में स्टाफ को प्लेस करना है। अगर आप चाहते कि पॉइंट ए पे स्टाफ रीडिंग लेनी है, जाइए पॉइंट ए पे स्टाफ रखिए, कोई ना कोई यहां पर रीडिंग मिल जाएगी। मान लीजिए रीडिंग H2 है। सिमिलरली आपने रीडिंग ले ली पॉइंट बी पे, ये रीडिंग हो गई H3। पॉइंट सी पे रीडिंग ले लिया आपने H4। यह आपका फील्ड मेजरमेंट हुआ। कोई दिक्कत? लेकिन क्योंकि हमें कुछ मेथड्स की भी बात करनी है, हमें RL फाइंड आउट करना है, तो हमने इन पूरी स्टाफ रीडिंग्स को, अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर हमने जो स्टाफ रीडिंग्स मेजर की हैं इस पूरे एग्जाम्पल में, इस पूरे सर्वे वर्क में, वो कौन कौन सी स्टाफ रीडिंग्स हैं? तो आप बोलेंगे सर ये सभी स्टाफ रीडिंग है H1, H2, H3, H4, ऑल दीज आर द स्टाफ रीडिंग्स। यस और नो? ये सभी की सभी सर हैं तो एक्चुअल में स्टाफ रीडिंग्स ही, बिकॉज ऑल दीज रीडिंग्स वी हैव टेकन with the help of the staff and the level instrument। स्टाफ और लेवल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सभी रीडिंग्स हम लोगों ने फील्ड में ली हैं। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिख देंगे यस और नो। बोलो बेटा। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिख देंगे यस और नो। All these readings we have taken with the help of the level instrument and the staff। बिल्कुल सही बात है सर, ये सभी स्टाफ रीडिंग्स हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हमने अपनी सहूलियत के लिए इनको 3 तरीके से फर्दर क्लासिफाई कर दिया। और कैसे क्लासिफाई किया पहले ये समझेंगे, कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम ये भी समझेंगे कि क्यों क्लासिफाई किया, यूज भी देखेंगे। तो आपने बोला सर जब कभी भी हम अपने लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं, ध्यान से सुनना, whenever we will set up the level instrument for taking the staff reading, लेवलिंग वर्क की जो पहली रीडिंग होती है, लेवलिंग वर्क की जो पहली रीडिंग होती है सर, उसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। और इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द फर्स्ट रीडिंग दैट वी विल टेक ऑन द लेवलिंग वर्क। और जनरली ये रीडिंग हम लोग लेते हैं उस पॉइंट पे जिसकी पोजीशन हमें पता होती है। Generally this reading we are going to take on that point, the position of which point is known to us, और ऐसा पॉइंट होता है बेंचमार्क। क्या क्या कंडीशन है? Whenever we will set up the instrument first reading of the leveling work, पहली रीडिंग जो हमारे लेवलिंग वर्क की होगी उस इंस्ट्रूमेंट से जो हम लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। और ये रीडिंग हम लोग लेते हैं एक वेल डिफाइंड पॉइंट में जिसकी पोजीशन हमें पता हो। क्लियर है? जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, हमने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है। लेट्स से लेवल इंस्ट्रूमेंट को हमने प्लेस किया है एट पॉइंट के। टोटल 4 रीडिंग्स ली हम लोगों ने। पहले पी पे लिया, फिर ए पे लिया, फिर बी पे स्टाफ रीडिंग ली और फिर सी पे स्टाफ रीडिंग ली।
इस पूरे लेवल वर्क में, इस पूरे सर्वे वर्क में जो लास्ट रीडिंग होगी, जो लास्ट रीडिंग होगी इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से, उसको हम लोग बोलने वाले हैं फोर साइड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग बैक साइड रीडिंग, लास्ट रीडिंग फोर साइड रीडिंग। इसके अलावा जितनी भी रीडिंग है, इसके अलावा जितनी भी रीडिंग है, रिमेनिंग अदर्स ऑल रीडिंग विल बी कंसीडर एज द इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। एक्चुअल में ये सभी की सभी रीडिंग स्टाफ रीडिंग्स ही हैं। केवल हम लोगों ने एक प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, एक मेथड को डेवलप करने के लिए इस तरीके से रीडिंग्स को क्लासिफाई कर दिया तीन कैटेगरी में। एक हो गई बेटा आपकी बैक साइड रीडिंग, एक हो गई आपकी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, और एक हो गई आपकी फोर साइड रीडिंग। लेवलिंग वर्क की पहली रीडिंग जो कि हम लोग बेंचमार्क में लेते हैं, उस स्टाफ रीडिंग को मैंने बोल दिया बैक साइड रीडिंग। लेवलिंग वर्क की जो लास्ट रीडिंग होगी, दैट आई हैव कंसीडर्ड एज द फोर साइड रीडिंग। उसके अलावा जितनी भी रीडिंग और ली गई हैं उस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से, उनको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। अब मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठा के इस जगह पर सेटअप किया, एल पॉइंट पे, और भी कुछ रीडिंग आपने ली। फॉर एग्जाम्पल एक रीडिंग तो फिर आपने यहीं पे ले ली, ये H5 हो गई, ये लेट से H6 हो गई, ये रीडिंग हो गई H7। तो मान लो C पॉइंट था, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। थोड़ा सा मैंने डिस्कशन को और एक्सटेंड कर दिया है। इस पूरे लेवलिंग वर्क में स्टाफ रीडिंग लेने के लिए आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को दो पोजीशन पर रखना पड़ा। तो अब आपके पास और कौन कौन सी रीडिंग आ गई हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। तो H4 था, ये H5 है, ये H6 है, और ये H7 है। इस पूरे एग्जाम्पल में अब मैंने इंस्ट्रूमेंट को दो जगह शिफ्ट किया है, और दो जगह शिफ्ट करने के बाद ये टोटल मैंने H7 तक स्टाफ रीडिंग ली है। मानते हो कि नहीं? तो इस डिस्कशन के बाद क्या मुझे आप बता सकते हो कि इन रीडिंग्स में कौन सी रीडिंग बैक साइड रीडिंग है, और कौन सी रीडिंग फोर साइड रीडिंग है, और कौन सी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है? तो सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, और चैट बॉक्स में बताइए कि कौन सी रीडिंग बैक साइड रीडिंग है, कौन सी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है, और कौन कौन सी ऐसी रीडिंग है जिनको हम लोग फोर साइड रीडिंग कंसीडर कर सकते हैं। So I can see your response in the chat box. Very good. Very good.
ध्यान देने वाली बात यह बेटा कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट को दो पोजीशन पे प्लेस किया है। पहले हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को रखा है के पॉइंट पे, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट को फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रखा है एल पॉइंट पे। आई होप सभी ने नोट कर लिया है। एक बार कंफर्म कर लेंगे। ये एग्जाम्पल नोट कर लिया बेटा? वेरी गुड। तो चलिए बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हमने इंस्ट्रूमेंट को के पे सेटअप किया है तो दिस H1 इज गोइंग टू बी द बैक साइड रीडिंग। ये इस पोजीशन से फर्स्ट रीडिंग है, तो H1 इज गोइंग टू बी द बैक साइड। के पोजीशन से जो लास्ट रीडिंग हम लोगों ने ली है वो है H4, तो दिस इज गोइंग टू बी द फोर साइड रीडिंग। H2 और H3 को हम लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएट साइड और इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। यस और नो? फ्रॉम दिस पोजीशन दिस इज द फर्स्ट रीडिंग, तो दिस इज गोइंग टू बी द बैक साइड, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ साइड, एंड दिस रीडिंग वी विल कंसीडर एज द इंटरमीडिएट साइड। आई थिंक आप भी यही बता रहे हैं। जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं, आप लोग भी यही बोल रहे हैं कि सर इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द रीडिंग्स। बिल्कुल सही बात है। क्या ये रीडिंग्स फाइंड आउट करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव था? बोलो बेटा, क्या इन बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड रीडिंग को मेजर करना ही आपका ऑब्जेक्टिव था? तो आंसर इज नो। आपका ऑब्जेक्टिव ये स्टाफ रीडिंग मेजर करना नहीं था। आपका ऑब्जेक्टिव था पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई के आरएल को फाइंड आउट करना था। यस और नो? योर ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट टू मेजर दीज स्टाफ रीडिंग्स, योर ऑब्जेक्टिव वॉज टू डिफाइन द आरएल ऑफ द पॉइंट्स। क्या वो आरएल अभी आपको पता चले हैं? आरएल तो नहीं निकाल पाए ना, हमें तो आरएल बताना। आरएल का मतलब इस पॉइंट की हाइट मीन सी लेवल से कितनी होगी, इस पॉइंट बी की हाइट मीन सी लेवल से कितनी होगी, इस पॉइंट सी की हाइट मीन सी लेवल से कितनी होगी, हमें तो यह पता करना था। अभी तो हमने केवल और केवल स्टाफ रीडिंग्स को मेजर किया है। कोई बात नहीं बेटा, अब इन स्टाफ रीडिंग की हेल्प से और कुछ मेथड्स को अगर हम जान जाएं, कुछ मेथड्स को अगर हम डिस्कस कर लें, तो हम सभी पॉइंट्स के आरएल को भी निकाल सकते हैं। आइए, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं? तो बेटा दो मेथड है। एक होता है HI, इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसी का मेथड का नाम होता है कोलिमिनेशन मेथड। ये एक पहला मेथड है जिसकी हेल्प से आप आरएल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा मेथड होता है राइज और फॉल मेथड।
या फिर राइज एंड फॉल मेथड। दीज आर द टू मेथड्स जिनकी हेल्प से आप सभी पॉइंट के आरएल को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको स्टाफ रीडिंग्स पता है। एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं आपसे बात करता हूं एचआई मेथड की। इसी एग्जांपल को लेते हैं। यार ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सही। तो मैंने लगता है दिस ये जो लाइन है, इस लाइन का जो एलिवेशन होगा दैट विल बी द एचआई। अरे इस इंस्ट्रूमेंट की अगर आपको हाइट बतानी है मीन सी लेवल से, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द एचआई, यस और नो? तो मैं नहीं लगता हम ये एचआई कैसे लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एचआई अगर मुझे निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग ऑन दैट बेंचमार्क। देखो, अगर इस बेंचमार्क की रीडिंग में ये बैक साइड रीडिंग में ऐड कर दूं तो क्या मुझे एचआई पता चल जाएगी? ये व्हाइट वाली एचआई 1 की बात कर रहा हूं। क्या इस तरीके से हम लोग एचआई 1 निकाल सकते हैं? बोलो। ये पॉइंट पी की मुझे आरएल पता थी, पॉइंट पी का मुझे आरएल पता था। अगर मैं पॉइंट पी के आरएल में ये बैक साइड रीडिंग ऐड कर दूं तो मुझे इस एचआई के बारे में पता चल जाएगा, यस और नो? कंफर्म करो बेटा, कंफर्म करो, यस और नो? क्या इस तरीके से हम हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या इस तरीके से हम हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो? और बेटा अगर एक बार एचआई पता चल गया तो व्हाट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट ए? आप ही बताओ। आरएल ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, आरएल ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, आरएल ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा? चलो अभी एग्जाम्पल के लिए इन्हीं 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए इन्हीं 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आरएल ऑफ द पॉइंट ए विल बी इक्वल टू HI1 माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए। दिस इज गोइंग टू बी HI1 माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट बी। दिस विल बी इक्वल टू HI1 माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट सी। बोलिए, अगर एक बार आपको ये हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पता चल गया है, आप केवल ये स्टाफ रीडिंग इनमें माइनस करते चले जाइए, आपको इन सभी पॉइंट के रिड्यूस लेवल पता चल जाएंगे। तो मेरे भाई ये जो तुमने आरएल निकाले हैं, ये निकाले तो स्टाफ रीडिंग की हेल्प से ही हैं। बोलो। तो दिस इज गोइंग टू बी HI1 माइनस H2। This will be equal to HI1 minus H3. This will be equal to HI1 minus H4. समझ में आया बेटा बेसिक ऑफ HI मेथड? समझ में आया किस तरीके से HI मेथड को अप्लाई करके हम पॉइंट के RL को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम रिमेनिंग पॉइंट्स के RLs को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलिए बेटा, बोलिए। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट है तो बोलो। कैसे आपने स्टाफ रीडिंग की हेल्प से इन सभी पॉइंट के RL को डिफाइन कर दिया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं बेंचमार्क प्लस H1। तो ये बेटा गेम था तुम्हारे पहले मेथड का, जिसको हम लोग बोलते हैं HI या फिर लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर लाइन ऑफ द कोलिमिनेशन मेथड।
चलिए, एक दूसरा मेथड भी है बेटा जिसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड। जरा इसका भी बेसिक समझ लो, ये भी बढ़िया मेथड है। ये मुझे बेंचमार्क पता है। अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट ए, अच्छा पॉइंट ए जो है वो पॉइंट पी के कंपैरिजन में हायर एलिवेशन पे है या लोअर एलिवेशन पे है? सवाल को ध्यान से सुनो। पॉइंट ए जो मुझे डायग्राम में दिख रहा है वो पॉइंट पी के कंपैरिजन में हायर एलिवेशन पे है या लोअर एलिवेशन पे है? बोलो बेटा। पॉइंट ए इज एट हायर एलिवेशन और लोअर एलिवेशन एज कंपेयर टू द पॉइंट पी? मीन सी लेवल से इसकी हाइट इंक्रीज कर गई है या डिक्रीज कर गई है? दिख रहा है हायर एलिवेशन पे। चलो, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं लिखूं क्या? आरएल ऑफ पॉइंट ए जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आरएल ऑफ पॉइंट पी, या फिर बोल दो बेंचमार्क, प्लस राइज। इन दोनों पॉइंट के बीच में एलिवेशन का कितना राइज हुआ है जरा देखना, डायग्राम में तुम्हें समझा रहा हूं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है। कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द राइज? यस और नो? पॉइंट A के कंपैरिजन में, सॉरी, पॉइंट P के कंपैरिजन में पॉइंट A के एलिवेशन में इतना ही तो राइज हुआ है। बोलो। सिमिलरली अगर मैं देखूं पॉइंट B की बात करता हूं, देखो जरा, तो पॉइंट B पॉइंट A के कंपैरिजन में यहां पर क्या हो रहा है? आपको यहां पर देखने को मिल रहा है फॉल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जरा यहां पर मैं लिखता हूं व्हाट विल बी द आरएल ऑफ पॉइंट B, तो लिख सकता हूं आरएल ऑफ पॉइंट A माइनस फॉल। यस और नो? अगर मुझे इस फॉल की वैल्यू पता चल जाए कितना फॉल हुआ है, तो पॉइंट ए के आरएल में से अगर ये फॉल माइनस कर दूंगा तो पॉइंट बी का आरएल पता चल जाएगा। यस और नो? तो फिर हमें पॉइंट बी का आरएल पता चल जाएगा। यस और नो? बोलो बेटा। मुद्दा यह है कि ये राइज और फॉल पता कैसे चलेगा? अरे भैया, ये राइज और फॉल हमें पता चल जाएगा स्टाफ रीडिंग की हेल्प से। ये राइज और फॉल हमें पता चल जाएगा स्टाफ रीडिंग की हेल्प से। जरा देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं ये जो राइज आप बोल रहे हो ये कुछ नहीं है, स्टाफ रीडिंग एट P माइनस स्टाफ रीडिंग एट A, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसका मतलब राइज हो रहा है। H1 माइनस H2 विल बी द पॉजिटिव वैल्यू। H1 माइनस H2, H1 ज्यादा है H2 कम है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है। H2 और H3 को कंपेयर करिए तो H3 ज्यादा है। अगर आपको ये फॉल निकालना है, ये फॉल आप लिखेंगे स्टाफ रीडिंग एट A माइनस स्टाफ रीडिंग एट B, और ये वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम हर स्टेशन को और उसके अगले स्टेशन की स्टाफ रीडिंग को कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि वहां पर आरएल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है।
और अगर मुझे एक बेंचमार्क का आरएल पता है, राइज या फॉल पता है, तो नेक्स्ट पॉइंट का आरएल पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के आरएल की हेल्प से नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट का आरएल भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें राइज और फॉल पता है। तो इस तरीके से हम हर पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें वहां पर राइज और फॉल के बारे में क्लियर पता है। और ये राइज और फॉल कैसे निकल सकते हैं, वो राइज और फॉल आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टाफ रीडिंग्स। तो मेथड देखो कोई भी हो, आपने एचआई मेथड की बात करी, अभी अभी आपने राइज एंड फॉल मेथड की बात की। दोनों ही मेथड में बेटा अप्रोच अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है, बट दोनों ही मेथड के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मैं बोल सकता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टाफ रीडिंग्स। अगर आपके पास स्टाफ रीडिंग्स नहीं होती तो ना ही आप एचआई मेथड कर पाते, ना ही आप राइज एंड फॉल मेथड को अप्लाई कर पाते टू फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल द अदर पॉइंट्स। तो एक मैंने केवल एक एग्जाम्पल ले लिया था, मैंने केवल एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है जिसकी हेल्प से मैं इन दोनों मेथड, एचआई मेथड और राइज एंड फॉल मेथड के बेसिक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो सबसे पहले मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करो सभी लोग कि राइज एंड फॉल मेथड, एचआई मेथड का बेसिक क्या है, ये सभी को क्लियर हो गया है। फिर अभी हम लोग इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, तो और भी चीजें क्लियर होंगी। बट केवल अभी मैं यहां से आपसे बेसिक के बारे में बात करना चाह रहा था, सो दैट यू कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एचआई मेथड and the rise and fall method. So everyone please confirm in the chat box if the discussion till now is clear to everyone. Very good. What about others? तो बेटा हम लोगों ने सब समराइज कर लिया, क्या होती है बैक साइड रीडिंग पढ़ लिया, क्या होती है फोर साइड रीडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, और क्या होता है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, ये बात भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। दो मेथड है, एक हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मेथड, और दूसरा है राइज एंड फॉल मेथड या राइज और फॉल मेथड। इन दोनों के बेसिक के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये देखिए यहां पर आपने हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट करके क्या करा था, अलग अलग पॉइंट के आरएल को डिफाइन किया। और राइज एंड फॉल मेथड के केस में अगर हमने बात करें तो राइज एंड एचआई मेथड के केस में ये कंसेप्ट आपने लगाया था, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देखा। और राइज एंड फॉल मेथड के केस में कैसे राइज और फॉल आप पता कर सकते हो, प्रीवियस रीडिंग माइनस करंट रीडिंग। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब राइज है, अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब फॉल है। अगर किसी भी पॉइंट का आरएल आपको निकालना है, प्रीवियस पॉइंट का आरएल पता है और राइज और फॉल पता है, तो हम किसी भी पॉइंट के आरएल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने सर्वे वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ अर्थमेटिकल चेक भी हैं। जैसे एचआई मेथड की अगर बात करें तो इसका चेक है एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द बैक साइड रीडिंग माइनस एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर साइड रीडिंग, इट शुड बी इक्वल टू द लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। यह आपका अर्थमेटिकल चेक है एचआई मेथड का। सिमिलरली राइज एंड फॉल मेथड की बात करें तो algebraic summation of all the rise minus algebraic summation of all the fall, it should be equal to the last RL minus first RL, and it should also equal to the algebraic summation of all the back side minus algebraic summation of all the four side. So these are the arithmetical check जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अप्लाई भी करेंगे कि कैसे इन चेक की हेल्प से आप अपने कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने कैलकुलेट किया है, जो भी आरएल आपने फाइंड आउट किए हैं, वो आरएल सही है या गलत हैं, इस बात का आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा लॉन्ग कन्वेंशनल क्वेश्चन है,
ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कोई सर्वे वर्क आपने किया है जहां पर आपको कुछ रीडिंग्स दी गई हैं, कुछ स्टाफ रीडिंग्स आपने मेजर की हैं, एक पॉइंट है जिसका आरएल आपको पता है, मतलब बेंचमार्क दिया गया है। यहां पर बाकी सभी पॉइंट्स के आरएल को आपको फाइंड आउट करना है एचआई मेथड और राइज एंड फॉल मेथड के केस में। तो देखो, एक दो पॉइंट हो तो हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा पॉइंट हैं उस केस में हमें कुछ एक सिस्टमेटिक अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा अगर हम लोग एचआई या फिर राइज एंड फॉल मेथड लगाना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो इस क्वेश्चन को बस 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को कंप्लीटली हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इस क्वेश्चन में दिया गया है। जो कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है तो 5 मिनट इस क्वेश्चन को जरूर दे दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आने के पहले। देन अगेन वी विल हैव द डिस्कशन। और जैसा मैंने बोला, इस क्वेश्चन के बारे में बेटा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एचआई मेथड से सॉल्व करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करेंगे, और आपका भी सपोर्ट उसमें रिक्वायर्ड होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बी रेडी विद द कैलकुलेटर। सभी लोग कैलकुलेटर के साथ आएंगे ताकि अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं और सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी द डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलिए, इसके बाद कुछ और भी कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ द इन्वर्टेड स्टाफ क्या होता है, और प्लेन लेवलिंग को कंप्लीट करने के बाद देन वी विल मूव फॉर द जियोडेटिक लेवलिंग। तो जियोडेटिक लेवलिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी और मेथड्स टू फाइंड आउट आरएल से रिलेटेड डिस्कशन था। आई होप इस क्लास का सभी डिस्कशन सभी को अच्छे से क्लियर है। यस और नो? तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो आज स्टार्ट होगी वो 9 PM पे होगी। आई होप आप सभी को पता है। यस, तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम एट 9 PM। सभी लोग टाइम पे क्लास को ज्वाइन करेंगे और न्यूमेरिकल डिस्कशन करने वाले हैं एचआई मेथड और राइज एंड फॉल मेथड का। क्लियर है बेटा? अरे बोलो भाई, यहां तक की कहानी, यहां तक की सभी बातें सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं या नहीं है? समझ में आया कुछ लेवलिंग का गेम की नहीं? समझ में आया कुछ लेवलिंग का गेम? यस और नो? अरे बता दो भाई। बिल्कुल, आई होप सभी बातें सभी को क्लियर है। और अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है डिस्कशन लेवलिंग का। अभी तो बहुत सारी बातचीत है लेवलिंग के बारे में। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास कंसेप्ट को समझा और इसको अप्लाई करके देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वेरी गुड। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कितने बजे क्लास है? क्लास को सब लोग टाइम पे ज्वाइन करना भाई, लेट मत होना, अदरवाइज फिर इंपॉर्टेंट डिस्कशन मिस हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आएगा या समझने में दिक्कत होगी। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम एट 9 PM। So this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning बेटा. Thank you.